नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। श्रीनगर गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बाइक रैली में हिस्सा लिया। रैली का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों के साथ जनसंवाद भी किया। रामलीला मैदान में हुई सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य होगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की मजबूती और स्वरोजगार योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचाना है। प्रदेश में स्वरोजगार से जुड़े हर व्यक्ति को इसमें सहभागी बनाया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने वात्सल्य योजना, महालक्ष्मी किट जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उचित अवसर प्रदान करके इस प्रदेश को और यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड का स्वाभिमानी युवा आज भत्ते की बैसाखी नहीं, संभावनाओं की झांकी से अपना सुनहरा भविष्य देखना चाहता है। आप लोग ही बताइए। हरिद्वार में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा के चौथे दिन यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विजय संकल्प यात्रा विधानसभा ज्वालापुर देहात पहुंची। वहीं यात्रा में कैबिनेट मंत्री, सांसद, सह प्रभारी सहित अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फोगाट और विधायक भी शामिल रहे। विजय संकल्प यात्रा ज्वालापुर विधानसभा के ग्राम बोंगला में समाप्त हुई। देखा कि माहौल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जहाँ भी नजर घुमा के देखी तो मुझे लगता है कि दोबारा से पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री लोग बना के यहाँ से भेजेंगे, ऐसा लोग मन बना चुके हैं। अभी से मानते हैं महासंग्राम निश्चित रूप से विजयी है। ज्वालापुर विधानसभा पहले से बहुत ज्यादा अधिक मतों से जीतेगी। तुमने देख लिया काफिले लोगों में उत्साह, कार्यकर्ता, जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने मिलकर जितना काम किया है 50 वर्षों में उतना काम नहीं हुआ। इससे लोगों का मन बने कि हर हालत में वो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। 2022 के चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के नेताओं का उत्तराखंड दौरा लगातार जारी है। भाजपा के प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने बताया कि कुमाऊं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 दिसंबर का प्रस्तावित दौरा दिसंबर माह के अंत में होना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेता चुनावी रैलियों में शिरकत करेंगे। हमारी विजय संकल्प यात्रा भी चल रही है। प्रधानमंत्री जी का दौरा जो था 24 तारीख को प्रस्तावित था, लेकिन अब इसी माह के दिसंबर के अंतिम सप्ताह में किसी भी दिन हो सकता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो समय समय पर चुनावी रैलियों में भी शिरकत करेंगे। और इस समय आम आदमी पार्टी उत्तराखंड से मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वहां के स्कूलों का जायजा लिया कि किस तरह से उत्तराखंड में शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने बच्चों से पूछा कि हैप्पीनेस क्लास से किस तरह का फायदा आपको पहुंचा है। बच्चों ने बताया कि हैप्पीनेस क्लास से बहुत फायदा हुआ है। वहीं टीचर ने भी बताया कि पढ़ाई के अलावा बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों ने सुविधाओं के मामले में अच्छे स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। कर्नल अजय कोठियाल ने दिल्ली में राजीव गांधी अस्पताल के डायरेक्टर से मुलाकात की और कई विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान कोठियाल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बात की और उनका हालचाल जाना। कोठियाल से तीमारदारों ने अस्पताल की जमकर तारीफ की। तीमारदारों ने कहा कि अस्पतालों में सभी इलाज मुफ्त है, लाखों के इलाज मुफ्त में हो रहे हैं। वहीं कर्नल कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार आने पर ऐसे ही अस्पताल बनाए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सह मीडिया प्रभारी उमा सिसोदिया ने कहा कि सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन 24 दिसंबर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि महिला गारंटी रजिस्ट्रेशन महिला सशक्तिकरण के लिए इतिहास का सबसे बड़ा कदम होगा। आम आदमी पार्टी 10 दिनों में 350 मातृशक्ति संवाद करेगी। आम आदमी पार्टी की महिला नेता अतिशी गीता रावत, वंदना कुमारी उत्तराखंड आकर मातृशक्ति संवाद करेंगे। कैंपेन को आगे मजबूती से बढ़ाने के लिए दिल्ली से आतिशी जी, गीता रावत जी, वंदना कुमारी जी सभी तमाम नेता यहाँ पर आएंगे और हम लोग 350 से ज़्यादा महिला संवाद
संवाद कार्यक्रम भी यहाँ पर रखेंगे। 350 से ज़्यादा हमारी सभाएं यहाँ पर होंगी और इस तरह से सशक्त महिला सशक्त उत्तराखंड के नारे के साथ आम आदमी पार्टी अपने महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में। खबर रामनगर से, जहां मालधन में हुई जनसभा में पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी ने महंगाई बढ़ाकर गरीबों की दशा खराब कर दी है। महंगाई के चलते उद्योगपतियों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने देश के सभी सरकारी संपत्ति को बेचने का काम किया है। इससे आरक्षण में आने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा 5 सालों में जनता और प्रदेश का भला नहीं कर पाई है। कि जिन लोगों को प्रचंड बहुमत से 2017 में उत्तराखंड के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, उन्होंने जो वादे किए उन वादों के विपरीत सरकार आचरण कर रही है। इसलिए बदलाव का वक्त है और 2022 में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। इसने बेरोजगारी और महंगाई को आसमान पे चढ़ा दिया है। इनकी सत्ता उखाड़ने के लिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हर क्षेत्र में इस प्रदेश के जाकर के जन जागरण करेंगे और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। अर्थशास्त्र देख लीजिए या फिर आप ये देख लीजिए किस तरह से देश चलाया गया है, जिस तरह से रिजर्वेशन हुई हैं, ये सब कांग्रेस ने किया है और ये कांग्रेस ने किया है देश की जो गरीब वर्ग है उसके लिए किया है। तो ऐसा कोई कांग्रेस की जो विचारधारा हमेशा रही है गरीब के लिए रही है। खबर देहरादून से है, जहां परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जो बंटवारा किया गया उससे लगता है कि उत्तराखंड के हितों के साथ कुठाराघात हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे तमाम हित गिरवी रख दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री धामी उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश ने हमारे साथ अन्याय किया है और मुख्यमंत्री धामी जी ने तो इस राज्य के हितों को लुटवा दिया। ऐसा लगता है कि हम ठगे गए, हमको हमारे बड़े भाई ने ही लूट लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश के हितों की लड़ाई ही लड़ते हुए दिख रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां चुनाव में एक दल दूसरे दल पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि धामी सरकार केवल चुनावी घोषणा कर रही है जबकि धरातल पर कोई भी लागू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि एक आरटीआई के खुलासे से होती है। कांग्रेस नेत्री गरिमा दसोनी ने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने 1090 घोषणाएं की है जबकि 156 घोषणाएं ही अमल पर लाई गई हैं। 1090 घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री ने इतना तक मुनासिब नहीं समझा कि वो फॉलो अप करें कि मेरी कितनी घोषणाओं पर शासनादेश हो गया। और अब आरटीआई में जवाब आया है कि एक तरफ 1100 घोषणाओं का अंबार है और शासनादेश है मात्र 156। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस हर विधानसभा के लिए सबसे अच्छे दावेदार की तलाश कर रही है। इसी को लेकर हरिद्वार के सैनी आश्रम में पूरे प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने 15 विधानसभा से उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। हरिद्वार जिले की सभी विधानसभाओं के लिए औसतन 10 कांग्रेसी नेता टिकट के दावेदार हैं। 15 विधानसभाओं के लिए करीब 150 साक्षात्कार हुए। सभी नेताओं ने स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अपनी उपलब्धियों को गिनवाया। कोई कार्य नहीं किए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उनके क्षेत्र में इतना बड़ा सिडकुल एरिया होते हुए बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बेरोजगारी की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर है। पहले ही पलायन करके आए हुए हैं, अभी वो धक्के खा रहे हैं सड़कों के ऊपर। मेरिट्स को उनकी जो भी प्राधान्यता है क्यों उन्हें वो दिया जाए और हमारे यहाँ के जो अनुभवी नेतागण हैं उनके भी सलाह कर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव समिति को हम सौंपेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था।
जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं। और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, लॉ एंड एग्रीकल्चर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। कॉल 9826293590। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ कांग्रेस ने जुलूस निकाला। दरअसल मदन कौशिक ने अपने कार्यकाल के दौरान शहर में 5 पुस्तकालयों का निर्माण किया जाना था, मगर सभी कागजों पर ही सिमट कर रह गया। खास बात यह है कि बनाए जाने वाले इन पुस्तकालयों में से कई पर अवैध कब्जे हैं, जिसे लेकर कांग्रेसी सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस ने मदन कौशिक पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। शिवलोक में जा रहे हैं हम, जहाँ पर जो है पशु घास चर रहे हैं और कोई पुस्तक नहीं है, कोई स्टूल नहीं है, कोई बेंच नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर रोजाना धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हरिद्वार का युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिला परेशान है, हर आदमी परेशान है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने पिथौरागढ़ का दौरा किया और महिला सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेटा डिसूजा ने महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार शासनकाल में गैस, डीजल, पेट्रोल से लेकर सब्जी भाजी तक महंगी हो गई है। 410 का गैस सिलेंडर 1000 पार हो गया। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसी सरकार को जवाब देने का वक्त आ गया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं का नारा दिया है। ये पूरे देश का नारा बन चुका है। इस नारे से बहुत महिला जुड़ रही हैं। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है और उत्तर प्रदेश में उनका ये डिसीजन है। उत्तराखंड के प्रभारी ये डिसीजन लेंगे यहाँ पे। और बिल्कुल पर ये बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने जो नारा दिया है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये पूरे देश के लिए नारा बन गया। वो अलग सा माहौल है महिलाओं में और महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें जुड़ रहे हैं। काशीपुर में युवा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने दरगाह नियाज अली शाह रहमत शाह बाबा में चादर पोशी कर प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर कई किसान नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि गाजीपुर आंदोलन के दौरान दरगाह पर चादर पोशी करने की मन्नतें मांगी थी। टिकैत ने प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के साथ आगे की रणनीति को लेकर मीडिया से चर्चा की। किसानों ने जो चादर बोल रखी थी कि भाई हम जब जीत का आएंगे, विजय मना के फतेह मार्च करके, तो रहमत शाह
कि मजार पे चादर चढ़ाऊंगा। सब ठीक ठाक रहे, सब देश एकजुट रहे, सब कुशल मंगल रहे, ये आज प्रार्थना सभी लोग। विकासनगर के कल्यापुर गांव में युवक की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने शिमला बाईपास पर चौका जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि कल्यापुर के रहने वाला युवक खेत में पानी देने के दौरान घायल अवस्था में पड़ा मिला, जिससे परिजनों ने घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि किसी ने रंजिश के चलते युवक की हत्या की है। खबर सितारगंज से है, जहां भालू के हमले में घायल व्यक्ति का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि साहब सिंह नामक व्यक्ति साइकिल से अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था, तभी गन्ने के खेत से गुजरते समय एक भालू ने साहब सिंह पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। मेडिकल अधिकारी खुशबू ने बताया कि भालू के हमले में घायल व्यक्ति का उपचार जारी है, उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा। हमारे पास जिसको भालू का चोट के लिए बताया गया था, 108 वाले उसको लेके आए थे, तो अभी उसको लोग ने देखा है, इलाज उपचार करके उसको आगे बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, एक्सरे वगैरह और आगे की जांच के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कालाडूंगी में एसडीएम रेखा कोहली ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने अपनी अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों में तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। एसडीएम ने कहा कि एक छोटी सी भूल चुनाव की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। सभी कर्मचारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों और गाइडलाइन को सही से समझ लें, ताकि चुनाव के दौरान किसी परेशानी से बचा सके। हम लोगों ने रखा था, हमारे जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। इनकी ट्रेनिंग हुई है और इनको अपने जा के अपने सारे पोलिंग बूथ चेक करने हैं, क्या हमारे क्रिटिकल हैं, क्या वल्नरेबल हैं। नानकमत्ता में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं इस पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि 22 दिसंबर को कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसी को लेकर हमने प्रशासन से निवेदन किया था कि अपनी मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाएं। इसी को लेकर कमेटी के ही कुछ पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर अब हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए 4 हफ्ते में चुनाव संपन्न करवाने की बात कही है। सितंबर को कमिश्नर साहब को निवेदन किया था चुनाव के लिए, उन्होंने एजेंट साहब को नियुक्त कर दिया था चुनाव अधिकारी, और उन्होंने अपने प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी। सभी जो पेपर रिकॉर्ड था वो मंगा लिया था। काशीपुर में बार एसोसिएशन के द्विवर्षीय चुनाव 24 सितंबर को होने जा रहे हैं। सोमवार को विभिन्न पदों पर 10 लोगों ने नामांकन कराया। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर संजय रोहेला ने, कोषाध्यक्ष पद पर देवेंद्र पॉल और अरविंद सिंह ने, और पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कैलाश विष्ट ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं मंगलवार को 36 नामांकन आए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए संजय चौधरी, गिरिजेश खोलवे, अवधेश चौबे के नाम सामने आए हैं। 1090 घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री ने इतना तक मुनासिब नहीं समझा कि वो फॉलो अप करें कि मेरी कितनी घोषणाओं पर शासनादेश हो गया। और अब आरटीआई में जवाब आया है कि एक तरफ 1100 घोषणाओं का अंबार है और शासनादेश है मात्र 156। पहाड़ों की रानी मसूरी में 27 दिसंबर से 3 दिवसीय कार्निवाल का आयोजन होगा, जिसके लिए एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों और मसूरी विंटरलाइन आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें कार्निवाल की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि कोरोना काल के बाद मसूरी के लोगों और मसूरी किया था। वहीं एसडीएम ने कहा कि माल रोड सत्ताईस, 28 और 29 को 11 से 5 बजे के बीच में जो है विंटरलाइन कार्निवल का आयोजन करेंगे और जन सहभागिता के माध्यम से हमें इसको करना है। और इसमें हमने स्थल के बारे में जो डिटेल्स थी उसको हमने उस पर विचार विमर्श किया है। पहली बैठक है। उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित सितारगंज में पेट्रोल पंप पर तेल भराने को लेकर जमकर मारपीट हुई। पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए जाने की मांग को लेकर धर्म यात्रा महासंघ ने जो उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धर्म यात्रा महासंघ का कहना है कि देश में धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कठोर कानून के अभाव में धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। समय की मांग है कि धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कठोर कानून लागू किया जाए ताकि इन देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लग सके। हमारा राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन है कि धर्म परिवर्तन के विरोध में एक सख्त कानून, पूरे राष्ट्रव्यापी कानून लगाया जाए ताकि इस धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पर रोक लग सके। इस निवेदन के साथ धर्म यात्रा महासंघ के लोग आज यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को माननीय एसडीएम साहिबा के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए उपस्थित। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने स्वरोजगार योजना वर्तमान 2023 आवेदन ही स्वीकृत होने और 169 आवेदनों में ही ऋण स्वीकृत किए जाने पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को निर्देश दिए कि 1 हफ्ते के अंदर योजना में 100% प्रगति लाई जाए और सभी बैंकों के साथ प्रत्येक दिन समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों का निपटारा करें। काशीपुर कोतवाली परिसर में पुलिस परिवार एसोसिएशन के तत्वाधान में पुलिसकर्मियों के परिवारों की समस्याओं का निदान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर की पत्नी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान एसपी क्राइम रुद्रपुर तथा काशीपुर के निवर्तमान एसपी की पत्नी ने भी शिरकत की। इस दौरान पुलिसकर्मियों के परिवारों की महिलाओं के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके मौके पर निराकरण किए गए। सबसे पहले तो इनकी आवास की समस्याएं होती हैं, उसमें कहीं इनके जो है पानी की समस्याएं हैं, कहीं नाली की समस्याएं हैं। हम लोग अपने स्तर से थोड़ा सा इन लोगों की समस्याओं को जो है निस्तारण करने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। खबर चमोली से है, जहां 500 पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने पोखरी में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया। राजेंद्र भंडारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व सैनिकों से आशीर्वाद मांगा है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने पूर्व सैनिक विश्राम गृह के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। बहुत बढ़िया लोग मिलते हैं, बहुत सम्मान दिल में सब पे धन्यवाद। यहाँ पर इस समारोह में उपस्थित सभी वीरांगनाओं को और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर जो है 500 के लगभग जो लोग हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। जरूर मुझको आशीर्वाद मिलेगा। मुझे लगता है मैं भी एक सैनिक का बेटा हूँ, मेरे पिताजी ने भी सेना में सेवा की है, नौकरी की है, तो मुझको भी लगता है कि जरूर मुझको आशीर्वाद मिलेगा। और इसी कार्यक्रम के लिए आज हमारे वीर सैनिक जो यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने केवल सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए वो यहाँ आए थे। उत्तराखंड में बर्फीले क्षेत्रों के पर्यटक स्थल भले ही अभी खाली हों, लेकिन नए साल से पहले विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों ने डेरा डाल रखा है। रामनगर में नव वर्ष और क्रिसमस को लेकर कॉर्बेट के सभी जोन फुल हो चुके हैं। साथ ही कॉर्बेट के आसपास के रिजॉर्ट भी लगभग पैक हो चुके हैं, जिसमें पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अच्छा है, क्रिसमस नॉर्मली इतना बिजी नहीं होता, लेकिन इस साल क्रिसमस तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। न्यू ईयर भी सारे क्वेरीज अभी तक डन हो गए हैं, जहां तक लग रहा है। पर्यटन के जो पीक सीजन होता है, वो चाहे क्रिसमस न्यू ईयर हो या फिर गर्मियों की छुट्टियां हो, तो उस समय कोविड की वजह से पर्यटन गतिविधियां ठप हो गई थी। लेकिन इस वर्ष ये अच्छा है कि टीकाकरण के बाद लगभग तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं उनको लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी सेंट्रल एजेंसी से हमारे पास अलर्ट आए हैं उस पर भी कार्रवाई करते हुए सभी जो हमारे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।